Sanita Lashari is Isfahan episode 11. Please don't copy paste without my name and permission. जंगल के घने दरख्तों के दरमियान तारीकी और खामोशी छाई हुई थी। हवा के साथ पत्तों की सरसराहट और रात के परिंदों की आवाज़ें एक खौफनाक माहौल पैदा कर रही थीं। 10 साला बच्ची जो अभी अभी जोसेफ के ज़रिए बचकर निकली थी, कांपते कदमों के साथ दरख्तों के दरमियान छुपने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें बेतरतीब थीं और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। अचानक एक झाड़ी से भारी बूटों की आवाज़ सुनाई दी। बच्ची खौफ के मारे एक दरख्त के पीछे छुप गई, लेकिन जल्द ही एक दस्त आवाज़ ने उसे चौंका दिया। कौन है वहाँ? बाहर आओ। ये आवाज़ मार्क्स की थी, जो एक खतरनाक इंसान स्मगलिंग का काम करता था। स्मगलर और शिकारी था। वो जंगल में शिकार के बहाने आसानी स्मगलिंग का काम करता था। उसके हाथ में एक बंदूक थी और उसकी आंखों में वहशत और लालच थी। जबकि वो तनहा नहीं था, बल्कि उसके साथ काफी आदमी भी खड़े थे। बहरहाल मार्क्स ने उसे दरख्त के पीछे छुपे हुए देख लिया था। ओह, क्या किस्मत है मेरी, आज तो कुदरत ने खुद तोहफा दिया है, उसने कहका लगाते हुए कहा और बच्ची को गिरबान से पकड़कर उठाया। बच्ची जोर जोर से चिल्लाई। जंगल की गहराई में उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। चुप रहो वरना तुम्हारी जुबान काट दूंगा। उसने गुस्से से बच्ची को जमीन पर फेंका और सख्ती से उसका बाजू मरोड़ दिया। बच्ची के मुंह से दर्द की चीख निकली। तुम्हें पता है, तुम जैसे बच्चों की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तुम्हारे जिस्म के अज़ाब बेचकर मैं लाखों कमा सकता हूँ, मार्क्स ने गुस्से से कहा और बच्ची खौफ के मारे साकत हो गई। मार्क्स के साथ वाले आदमियों ने उसके हाथ बांध दिए और उसके पैरों में रस्सी लपेट दी। वो इसे एक बड़ी बोरी में डालने लगे, लेकिन बच्ची ने रोना और मुज़ाहमत करना शुरू कर दी तो उन्होंने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारे, जिससे वो बेहोश हो गई। फिर उन्होंने बच्ची को अपने कंधे पर डाला और जंगल के एक पुराने रास्ते की तरफ चल पड़े। उनके कदमों की आवाज़ और बोरी के अंदर बच्ची की बेजान हरकतें जंगल की तारीकी में गुम हो रही थीं। जंगल में कहीं दूर एक लोमड़ी की चीख सुनाई दी और रात की खामोशी एक बार फिर गहरी हो गई। मार्क्स अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, जहां इंसानी स्मगलिंग के इस घिनौने कारोबार का इंतजार था। घर के कुशादा लाउंज में पूरा खानदान जमा था। हैदर, हारून, मीरब और फबीहा सोफे पर, जबकि बच्चे और खानी कालीन पर बैठे हुए थे और सभी अपने अपने ख्यालात पेश कर रहे थे कि दावत कैसी होनी चाहिए। माहौल में हंसी मजाक, इख्तलाफे राय और शरारतों का रंग गालिब था। देखो, ये दावत हमारी इज्जत का मसला है। वो अफ्रीकी लोग बड़े कल्चर्ड हैं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो सोचें पाकिस्तानी मेहमान नवाजी का कोई जवाब नहीं। हैदर सोफे पर टांग रखे चाय का कप थामे पुरजोश अंदाज में बोले। हैदर भाई, मेहमान नवाजी पर लेक्चर देने से पहले ये बताएं कि आपकी प्लानिंग में काम कौन करेगा, या हमेशा की तरह आप सिर्फ बातें ही करेंगे? हारून ने चुभती हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे भाई, लीडर का काम है सोचना और मशवरा देना, काम करना तुम जैसे सिपाहियों का काम है। हैदर दफाई अंदाज में बोले। हैदर साहब का लीडरी भाषण शुरू हो गया। अब देखना, काम के वक्त जो खुद गायब होंगे। हाय, हम पाकिस्तानी कौम, हमारे लीडर हमेशा खताब जोगे हैं। काम इनसे कुछ होता नहीं। फबीहा ने आह भरी और हैदर मुंह बनाकर रह गए। यही तो इनकी खूबी है, सबको मसरूफ करके खुद चाय पीते रहना। खाननी हंसते हुए उनकी तरफ इशारा कर गई। तुम सब मुझसे ये पे बातें कम करो और प्लानिंग पे ध्यान दो। अब ये बताओ कि खाने में क्या बनाना चाहिए? हैदर मसनूई गुस्से से उन दोनों की तरफ देखते बोले। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी के साथ अफ्रीकी खाने भी बनाएं, पता चले कि हम उनके कल्चर का एहतराम करते हैं। मीरब ने हाथ निचाते अपनी तरफ से आला बाई की बात की। पाकिस्तानी के साथ अफ्रीकी खाने, वो हमारे खाने को नहीं समझेंगे और हम उनके खाने को। आजर ने शरारती अंदाज में कहते खुले वालों को इर्द गिर्द फैलाए बैठी अरूबा के कोहनी मारते हुए कहा तो वो मुंह बसूर कर चश्मा ठीक करती बाजू मसलने लगी। वही तो, वो सब कुछ अजीबोगरीब ही खाते होंगे, जैसे सांप का सूप, बिच्छू की चटनी, मेंढक की बिरयानी या पत्तों की चाट। हारून ने जब सबको कह दिलानी चाहिए। हारून, सब अफ्रीकी सांप बिच्छू नहीं खाते। वैसे भी ये कल्चरल दावत है, कुछ नया करना चाहिए जो कि हलाल हो। वो मुसलमान ही लगते हैं। मीरब ने झंझला कर वजाहत पेश की। ठीक है, मगर हमारे अपने खानों को मरकजी रखना चाहिए। बिरयानी, चिकन कढ़ाई और शामी कबाब लाजमी होंगे। फबीहा ने फैसला सुनाया। ठीक है, ये अपने हसीन हाथों से आप ही बनाएंगी।
हैदर ने मुस्कुरा कर उनकी पीठ थपकी और वो मुंह बनाकर रह गईं, जिस पर सब हंस पड़े। पापा, मैं तो कहता हूँ कि हम बर्गर और पिज़्ज़ा रखें, वो ज़्यादा मज़े के हैं, और स्वीट डिश में चॉकलेट केक रखें, वो सबको पसंद आता है। अरूबा फौरी अपने मतलब का मेन्यू दे गई। ये दावत है, फास्ट फूड पार्टी नहीं, तुम लोग बीच में ना बोलो, फबीहा ने डांटते हुए चुप करवा गई। खाने का मसला तय हो गया, अब ये बताओ कि हम उन्हें वेलकम कैसे करें। हैदर दोबारा संजीदगी अख्तियार करते हुए बोले, मैं कहता हूँ दरवाजे पर ढोल रख लेते हैं, जैसे ही वो आए धमाल शुरू। आज़र ने चुटकी बजाकर हल पेश किया, और फिर वो हमें पागल समझकर वापस चले जाएं। बदतमीज, कुछ मुहज्जब करो। खानी ने उसकी कमर पर धमोका रसीद किया। मुहज्जब तो क्या दरवाजे पर फूलों की माला पहना दें? वो कोई फिल्मी हीरो नहीं है जिनको वेलकम किया जाए। मीरब ने मुंह बनाकर जवाब दिया तो खानी ने भी नाक मुंह चढ़ाकर उसे देखा। मैं कहती हूँ एक छोटा सा खिताब तैयार करते हैं, जैसे हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे हमसाए हैं, बल्कि ये आपकी बहादुरी है कि आप भूत बंगले में आए हैं, और फिर चाय पेश करें। अरूबा ने अपनी तरफ से मुखलसाना मशवरा दिया, और साथ में ये भी कहें कि बराहे करम चाय के साथ पकोड़े खाकर राय दें, ये हमारी फैमिली की बका का सवाल है। आज़र ने मसनूई संजीदगी से कहा तो सब जोर से हंस पड़े। बस तमाम तैयारियों का फैसला हो गया है, अब कल से सब काम पर लग जाएंगे और कोई बहाना नहीं चलेगा। काम पर लगना ये तो कल पता चलेगा कि कौन कहाँ छुपा हुआ है। फबीहा ने मुस्कुराहट दबाते हुए उन्हें तंज किया, जिस पर सभी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अरवान के क्लिनिक का माहौल बहुत सुकून बख्श था। जब वो दरवाजे पर पहुंची, वो ऑफिस से वापस जा रही थी जब उसने सोचा कि क्यों ना अरवान को भी साथ ही ले जाया जाए, क्योंकि अरवान की कार आजकल खराब हो रही थी और हैदर नई कार के लिए मान नहीं रहे थे। दूसरा, वो बहुत ज्यादा उदास महसूस कर रही थी, तो अरवान की कंपनी एंजॉय करने का सोचा। हाय हीरो, वो मुस्कुरा कर बैग कुर्सी के पीछे रखती बैठते हुए बोली, जबकि डायरी पर कुछ लिखता अरवान मुस्कुरा गया। हाय हीरोइन, उसने वैसा ही जवाब दिया, जिस पर अशमाल सर हिलाती हंसी। तुम जानती हो मैं कजन मैरिज के सख्त खिलाफ हूँ, वरना तुम्हारी हीरोइन बनने का सोचा जा सकता था। वो फिर शरारत करने से बाज ना आई। अस्तगफिरुल्लाह अशमाल, बहनें जैसी समझता हूँ तुम्हें, हर बार इश्क मशूकी क्यों ले सोचती रहती हो। अरमान ने उसे पेपर वेट दिखाते घूरी से नवाजा तो वह कहका लगाकर हंसी। ब्लैक थ्री पीस सूट पहने, बालों को खुला छोड़े, होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाए वो सब बेहद पुरकशिश और हमेशा की तरह चाको चुपंद जहीन सक्रिय लग रही थी। फसली शादी से पहले सब बहन भाई होते, और दूसरी बात, इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं यानी अशमाल हारून अपने खानदान के किसी लड़के को दिल दूं। नो नेवर। वो तो दिल उदास था तो तुम्हारे साथ शुगल मेला लगा रही थी। वो पैर झिलाती कुर्सी से टेक लगा गई। गुड, विचार तो बहुत अच्छे हैं आपके मोहतरमा, बाकी ये फैमिली डिस्काउंट पर मुशावरत लेना छोड़ दो। तुम्हारी अम्मी ने फिर रिश्ता देख लिया है और मुझे कहा है कि तुम्हें मनाया जाए, अरवान ने मजाक करते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट में एक खास नौयत की सुकूनत थी। अरवान, यू नो, वर्क एंड लाइफ सब कुछ एक साथ बहुत क्रिटिकल हो गया है। मुझे समझ नहीं आता कि किस चीज़ पर तवज्जो दूं। तुम मामा को समझाओ ना कि वो मुझे बार बार फोर्स नहीं किया करें। वो मुंह बना गई। क्यों शादी नहीं करनी क्या? वो उसकी बातें सुनता मुस्कुराते हुए बोला, जल्दी क्या है, बड़ी एज पड़ी। अशमाल ने कंधे अचकाए और अरवान एक पल को उसे देखता, फिर लंबा सांस खींच गया। लंबा सांस लो, लाइक मी, वो उसे हदायत करता सांस लेने लगा और अशमाल कदरे हैरान होकर अमल करने लगी। अरवान मजीद चंद गहरे सांस लेने की तमशकें सिखाने लगा ताकि वो अपने जहन को सुकून दे सके। अब एक बात बताता हूँ कि मोहब्बत करने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन शादी की उम्र एक ही होती, स्पेशली फॉर गर्ल्स। शादी करो, हस्बैंड से मोहब्बत हो जाएगी। 28 प्लस एज हो चुकी तुम्हारी, और हमारी सोसाइटी में 30 प्लस वुमेन एजेड कंसीडर की जाती है। वो प्यार से बोला, पहले तुम कर लो फिर कर लूंगी। यू नो, मुझे तुम्हारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं, मगर ये बातें ही हैं, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता। वो हंसते हुए बोली, जबकि अरवान सर हिलाता मुस्कुरा कर उसके साथ बाहर निकलने लगा। अशमाल भी बैग संभाले उसके पीछे ही थी और दोनों कार में बैठकर गहरी सांसें लेने लगे, जहाँ किसी आवाज का दखल नहीं था सिवाय परिंदों की चहचहाट और हवा के नरम झोंकों के। तुम्हें अपनी जिंदगी को अच्छे से महसूस करना चाहिए डियर, वो कार स्टार्ट करता बोला, और कुछ लम्हे दोनों खामोशी से बैठे रहे। या बेटा, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, कुछ मदद करो।
وہ کار لے جانے لگا تھا کہ ایک سائل قریب آ کر دھیرے سے بولا اور اشمال زور کا ہنسی تھی. آپ کو ایسا کیوں لگا کہ ہماری جوڑی ہے؟ وہ پوچھ بیٹھی جبکہ اروان چپ چاپ مسکرا کر 100 کا نوٹ ان کو پکڑا گیا. تم دونوں کو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو. وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے چلا گیا اور اس وقت میں ایک عجیب سا سکون آ گیا. یہ لمحہ کسی خاص لمحے کی طرح تھا جہاں دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں گم ہو گئیں. کزن ہیں اسی لیے شکلیں میچ کرتی ہیں. اور ان فقیر کو لگا ہماری جوڑی ہے. واٹ دا فک. اس نے کندھے چکائے. تم ایک علاج مرض ہو. خیر اپنے باس کا سناؤ کب میرے پاس چکر لگا رہے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا وہ من موجی ہیں کب کیا کر لیں کوئی نہیں جانتا. اس نے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے سنجیدگی سے کہا اشمال شادی کر لو. نرم انداز میں گزارش. تمہیں رشتہ کروانے کے لیے پیسے ملتے؟ وہ تنزن بولی نہیں میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا. وہ گاڑی کی اسپیڈ تیز کر گیا. سنجیدگی سے بولا تمہیں مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ شادی کر کے میں خوش رہوں گی. آگے سے اگر وہ بندہ نشئی اور گنڈا نکلا تو؟ وہ چیلنج دردی نظروں سے بولی اور اروان کے ماتھے پر بل آئے. میں پتہ کروا چکا ہوں. وہ بہت اچھا لڑکا ہے. ایون وہ تمہیں یونیورسٹی کے دنوں سے جانتا ہے. میں اور آنٹی ہر چیز کی گارنٹی لے رہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا تم سوچ رہی. پلیز آنٹی ڈپریسڈ ہیں کچھ خیال کرو. وہ ابھی بھی سنجیدہ ہی تھا. اشمال کچھ پل چپ رہی اور پھر دھیرے سے سر ہلایا. شاید وہ دونوں نہیں محسوس کر رہے تھے کہ انہیں ایک دوسرے کی موجودگی میں ایسا سکون ملتا ہے جو ہمیشہ کی طرح گہرا اور پائیدار تھا. شاید وہ نہ سمجھ تھے. یاد رکھو زندگی کی سادہ باتوں میں سب سے زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے اور تمہیں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا. ماما کو کہنا ہاں کر دیں. وہ لفظ فقط اتنا بولی تھی. ایسے کیسے؟ پہلے تم لڑکا دیکھو ملو اس کے بعد. تم نے دیکھ لیا نا مجھے قبول ہے. بیکاز آئی بلیو ساری دنیا میرے ساتھ غلط کر سکتی ہے مگر تم نہیں. وہ بے یقین سے بولتی. اروان کو ایک لمحے کے لیے لاجواب کر گئی تھی لیکن پھر وہ مسکرا کر سر ہلا گیا کیونکہ اس نے لڑکے کی اچھی طرح چھان بین کروائی تھی اور وہ میرب کے آنسوؤں اور باتوں میں مکمل طور پر آیا ہوا تھا. یہی وجہ تھی کہ اسے اس وقت صرف اشمال کی شادی اہم لگ رہی تھی. السلام علیکم. بالآخر اب رسپانس نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے. بس 2-3 ہی اچھے والے ریڈرز کمنٹ کر کے محنت کا صلہ دیتے. باقیوں کو کیا ناول پسند نہیں آ رہا کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ ویوز انتہائی کم آ رہے ہیں. پلیز آپ چینل کو سپورٹ کیجئے اور چینل اور ویڈیو کو سجیسٹ لازمی کریں اپنے دوستوں سے اور احباب سے پلیز.